क्यों सरकार के ऊपर निर्भर रहे कि भाई हमारा तय कर दो, तय कर दो? क्यों कर देते हैं? हम खुद तय करेंगे ना, हम खुद हैं तय करने वाले। हमारा सामान है, हम तय करेंगे कि कितने का देंगे। वो कब दिन आएगा जिस दिन कोई किसान अंबानी बनेगा या कोई किसान अडानी बनेगा? रामशरण वर्मा जी हैं, केले की बहुत बड़े स्तर पर खेती करते हैं, करोड़ों में टर्नओवर है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने खेत पे ही हेलीपैड भी बनाया हुआ है, हेलीकॉप्टर उनके खेत पे उतर सकता है आने वालों के लिए। अगर पेड़ जितना जमीन से ऊपर है ना, अगर सही माहौल मिले, यानी जमीन की उसको मिट्टी और वातावरण उसको सही से मिले, तो जितना जमीन से ऊपर पेड़ है उतना ही जमीन के नीचे भी फैलता है। फल और सब्जियों में सबसे ज्यादा केमिकल डल रहे हैं। तैयार हम करते हैं फसल, भाव कोई और तय करता है। अरे हमने बनाया है, रात दिन मेहनत करके हमने वो प्रोडक्ट उगाया है, इसमें हमारा प्रयास है, तो उसका भाव भी हमें ही तय करना चाहिए। केवल गाय का गोबर और गोमूत्र से सारी खेती करते हैं। हरित क्रांति से पहले हमारे यहाँ पे तो नेचुरल फार्मिंग ही हो रही थी, और हम फिर 50-60 साल के बाद में फिर नेचुरल फार्मिंग पे आ रहे हैं। अभी ऐसे प्रोडक्शन हो पा रहा है नेचुरल फार्मिंग से? इसका फिर एक इतना सुंदर मतलब लेआउट बनता है। आप अगर उसको ऊपर से उसका व्यू देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा आपको, और अगर अंदर खेत में घुस के भी देखोगे तो आप जिधर भी देखोगे उधर को आपको लाइनें दिखाई देंगी, मतलब खेत देखने में भी सुंदर लगेगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फूड फॉरेस्ट में हम जो हाइब्रिड पौधे हैं या ग्राफ्टेड पौधे हैं उनको भी कर लें और प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाए और बेटर? लिमिट तो इसमें कुछ है ही नहीं। जितना भी एक पेड़ पूरा फल दे रहा है, जब वो थोड़ा और बड़ा होगा तो इतना तो उसकी एक शाखा पे आ जाता है, इतना फल तो जितना एक पेड़ पे आ रहा है। और अब तो यूट्यूब और इंटरनेट का सब जमाना है जी, आप डाल लो तो बहुत सारे लोग आपको ढूंढते हुए खुद ही आ जाएंगे। नीलगाय वगैरह की प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है। अच्छा, लेकिन हमने ये देखा है अगर वो आते भी हैं तो आज के समय में आपको किसान से बड़ा इंजीनियर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। किसान खेती के अंदर ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जिसे देखकर आप चौंक जाओगे। वो समय दूर नहीं जब कोई किसान अंबानी या अडानी होगा। आपने नो टिल फार्मिंग या फूड फॉरेस्ट मॉडल के बारे में जरूर सुना होगा। फूड फॉरेस्ट मॉडल वो चीज है जिसमें 50 से ज्यादा फसलें होती हैं। अगर एक दो फसल पैसा ना दे तो बाकी फसलें पैसा देना शुरू कर देती है। इसका डिजाइन पूरा स्क्वायर और ट्रायंगल से बना हुआ है, जो कि एक छोटे किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1 एकड़ के किसान ने आखिर ये कैसे कर दिखाया, और ये फूड फॉरेस्ट मॉडल क्या है, और क्या 1 एकड़ से लाख नहीं करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम डिटेल से जानेंगे श्याम सिंह रौड़ जी से। तो चलिए ये वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्ते श्याम जी। नमस्ते रोबिन जी। बड़े दिनों के बाद बिजी स्केड्यूल से आपने समय निकाला है और आपसे बात करने का सौभाग्य मिल रहा है, बहुत हमारे लिए अच्छी बात है। तो अभी फिलहाल में कितने एकड़ पे आप फूड फॉरेस्ट कर रहे हैं? मैं फिलहाल फूड फॉरेस्ट 7 एकड़ में कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसको बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे मजा आता जा रहा है आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। खेती से रिलेटेड बात करने से पहले ये बताइए कि क्या खेती से अमीर बना जा सकता है या नहीं बना जा सकता? सबसे मेन थीम ये है आज। बिल्कुल बना जा सकता है, क्यों नहीं बना जा सकता। अच्छा, बशर्ते आप उसको थोड़ा सिस्टम से करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि फूड फॉरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए इसके बारे में। फूड फॉरेस्ट का मतलब ये है कि आपके खेत में आप एक ऐसा जंगल खड़ा कर दें जो जंगल भी हो और वो आपको फूड भी दे रहा हो, यानी फ्रूट्स दे रहा हो, फल दे रहा हो, उसके अंदर से आप फसलें भी ले लें, कुछ खाने पीने का भी ले लें। तो वो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके और पूरे साल आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिलता रहे फलों के रूप में। ये आपने शुरू किया या इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये बताइए फूड फॉरेस्ट की। असल में हम जब खेती में लगे तो एक अलग तरह के प्रयोग करने का हमेशा से मन में रहा। हम जब बचपन में बहुत छोटे छोटे थे तो देखते आ रहे थे, तभी से हमारे दादाजी थे, उन्हें भी बाग का शौक था। उस समय बाग में चीकू भी थे, उस समय बाग में अनार भी थे, नाखा होती है, नाशपाती होती है, और आम की अलग अलग वैरायटियां थी। तो वो शौक धीरे धीरे हमें उधर से ही लगा था। तो उसमें मुझे ये लगता था कि बहुत सारी जमीन चाहिए इसके लिए, बढ़ाना पेड़ है, कम है। अगर आपको बढ़ाना है या कुछ करना है तो मतलब कि जमीन ज्यादा चाहिए। हाँ, तो हमने क्या करा कि उस जमीन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए, वो सोचा, थोड़ा सा आइडिया उस तरह का दिमाग में आया, और उसको फिर हमने मतलब एक जंगल के रूप में उसको तैयार करा, जिसमें अलग अलग वैरायटी के और अलग अलग बहुत सारे फ्रूट्स उसमें पैदावार शुरू की और जगह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया। कितने एरिया में आम का वो था बाग आपका? आम का एक तो हमारा पुराना बाग था लगभग 1.5 एकड़ में। तो 1.5 एकड़ में कितना आम आ रहा होगा और कितना पैसा कमा रहे होंगे उस टाइम पे आप? 1-1.5 लाख रुपए उसमें से 1.5 एकड़ में से हमें आता था। और अब जो आपका फूड फॉरेस्ट है 1.5 लाख में से कितना आता है? मतलब इसमें तो बहुत सारे फल ऐसे हैं जो अभी शुरू भी नहीं हुए। जैसे आम का प्रोडक्शन होने में थोड़ा भी समय लगेगा, लीची शुरू हो गई है अभी, जैसे अनार का इस साल से शुरू होगा, मौसमी शुरू हुई है इस साल से, किन्नू शुरू हुआ इस साल से। सब चीजें उसी में मिक्स की तरह से हैं और अलग अलग मॉडल कई तरह के हैं। अभी तो मतलब
बेसिक चीजों ने इनकम शुरू की है। जैसे केला था, आपने देखा भी होगा पहले भी, तो केला उसमें था बहुत बढ़िया। केले ने ही काफी उसके बराबर प्रोडक्शन दे दी थी। कहने का मतलब प्रोडक्शन चालू हुआ है और चालू पे आपका जो आम आपको सेम एरिया में प्रोडक्शन दे रहा था मैक्सिमम पे, वो इसने शुरुआत पे दिया और जहाँ पे कुछ फल पे आ भी नहीं रहा है ना। हाँ। तो ये जैसे फूड फॉरेस्ट है, ये जैविक वाला होता है या फिर नेचुरल फार्मिंग होता है, अलग अलग तरीके की चीजें चल रही है आज के टाइम पे, है क्या? या केमिकल में भी कर सकते हैं इसको? कर तो सकते हैं केमिकल में भी, लेकिन जितना अच्छा नेचुरल में चलेगा उतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि केमिकल में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग। एक फल पेड़ पौधे भी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे जैविक खेती बोलते हैं और नेचुरल फार्मिंग, अंतर क्या है एग्जैक्ट इसमें? नेचुरल फार्मिंग तो वो है जिसमें आप केवल नेचर के ऊपर निर्भर रह के खेती करते हो। केवल हम जो इस्तेमाल करते हैं केवल गाय का गोबर और गोमूत्र से सारी खेती करते हैं और उसी से बने हुए उत्पाद उसमें प्रयोग करते हैं, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, फिर बीजामृत वगैरह की चीजों को इस्तेमाल करके। ऑर्गेनिक या जैविक खेती में आज की तारीख में बाजार से आप बहुत सारे खाद और दवाइयाँ के नाम पे जो जहर भी हो सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएंगे आपको बाजार में से, जैविक खाद और पेस्टिसाइड के नाम पे भी दवाइयाँ कि भाई ये चीज डाल दो तो ये चीज खत्म हो जाएगी, ये चीज डाल दो तो ये पेस्ट आपके खत्म हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक की दिक्कत क्या? मान लो मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, मैं नेचुरल नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या दिक्कत आएगी किसान को? ऑर्गेनिक तो केमिकल वालों से भी महंगे आपको मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं आज की तारीख में, अगर आप चेक करोगे तो हमें खर्चे से भी बचना है, पैसे की बहुत जरूरत है लोगों को। तो उसके लिए हमें अपनी, अगर हम खर्चा भी थोड़ा कम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी एक कमाई है। अगर हम खर्च भी बचा रहे हैं तो वो भी कमाई है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम खर्चे बचाएं और इनकम को बढ़ाएं। हमने केमिकल को छोड़ के ऑर्गेनिक पे आए, जमीन तो बचा ली, लेकिन किसान इकोनॉमिकली अपने आप को तोड़ दिया उसने। हाँ। और अगर इकोनॉमिकली भी बचाना है अपने आप को और जमीन भी बचानी है तो नेचुरल फार्मिंग एक बेटर चॉइस है। बिल्कुल। और सभी चीज़ों की पूर्ति जो आप ऑर्गेनिक लेके मार्केट से इस्तेमाल करोगे, वो सारी चीज़ों की पूर्ति आपको अपने एसेट से, अपने खेत से ही। गाय माता ऐसी चीज़ है जिससे आपकी सारी खेती की पूर्ति इसकी हो सकती है। तो 1 एकड़ के अंदर अगर हम पूरा प्लान करके देखें, लेआउट क्या एग्जैक्टली होता है, कितने पेड़ लगते हैं, कौन कौन से पेड़ लगते हैं, कितने बाई कितने की दूरी पे लगते हैं? 1 एकड़ में आप अगर ये फूड फॉरेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसमें जो बड़ी कैनोपी के पौधे लगते हैं वो हमने तो 30 फीट पे लगा रखे हैं। बड़े कैनोपी मतलब? बड़े कैनोपी मतलब जो पेड़ ज्यादा एज के होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल? जैसे लीची है, आम है, तो इनको हम 30 बाई 30 फीट की दूरी पे अगर लगाते हैं तो हमारे 1 एकड़ में लगभग 40 पौधे आते हैं। और उनके 4 पौधों के जो बीच का सेंटर का एक पौधा होता है, उस चौके में हम दूसरी तरह का वैरायटी का पौधा लगा सकते हैं, जैसे हम आम का लगा रहे हैं। हाँ। तो 4 पेड़ों के बीच में एक पेड़ लगाया। अच्छा। तो वहां सबसे ज्यादा गैप है, यानी कि अगर पेड़ से पेड़ के बीच में लगाते हैं तो केवल 15 फीट का गैप है। वहां अपना डायगोनल में ज्यादा हो हाँ, जाता है। वहां सबसे ज्यादा गैप है, वहां भी हम बड़ी कैनोपी का ही पौधा लगा सकते हैं। और इसी तरह अगर हर चौके में हम आम का ही पौधा लगाते जा रहे हैं तो वो आपस में आम से आम भी 30 फीट की दूरी पे हो गया। अच्छा। लीची से लीची 30 फीट थी, आम से आम 30 फीट था, 21 साढ़े 21 फीट पे वो हमारा आएगा लगभग। कौन से वाला? आम से लीची। आम से लीची। अच्छा, लीची 4 बनाए, बीच में हमने आम का पौधा एक लगाया तो वो 21 फीट के समथिंग में हाँ, आया। और 21 साढ़े 21 लगभग मतलब कुछ आएगा। हर चौके के बीच में लगाएंगे तो आम की दूरी बराबर हो जाएगी, लीची की दूरी बराबर हो जाएगी और 30 निकल के आएगी। हाँ। अच्छा, बड़ा अच्छा लेआउट है। हाँ। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है, एक छोटा फिर से आपका वर्ग बन गया तो वो 2 आम और 2 लीची बीच का गैप बनता है, वो भी सबसे ज्यादा दूरी है, अब हमारे पास 15 फीट। वहां हम इनसे किसी छोटी कैनोपी का पौधा एडजस्ट कर सकते हैं 15 फीट पे। हाँ, जैसे अमरूद का ज्यादा बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, या आप उसकी जगह मौसमी का बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, आड़ू का बहुत बड़ा नहीं होता, इस तरह की चीज, कुछ भी पुलम है, आड़ू है, कुछ भी कोई भी पौधा आप अपनी चॉइस से जो आपके यहाँ अच्छे से होता हो वो पेड़ वहां एडजस्ट कर सकते हैं। तो 15 फीट पे कर दिया, 15 के अंदर भी करते हैं? हाँ, फिर 15 बाई 15 का फिर से एक हमारा फिर जगह स्क्वायर बन गया। अच्छा। तो उसका भी फिर एक सेंटर होता है। अच्छा। वो भी सबसे ज्यादा दूरी है, 15 बाई 15 फीट का एक जो स्क्वायर है उसमें सबसे ज्यादा दूरी जो है उसके सेंटर की है, तो फिर एक पौधा हम वहां एडजस्ट करते हैं। अच्छा। वो उनसे छोटी कैनोपी का होगा। जैसे अगर हमने वहां आड़ू लगाया था तो हम यहाँ प्लम का लगा सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह फिर 15 से फिर कम हो गया तो फिर मतलब उससे फिर 7.5 का ही एक स्क्वायर हो गया। अच्छा, फिर स्क्वायर आ गया। हाँ। तो फिर हम उसके जो सेंटर का एक और
पेड़ से पेड़ के बीच की दूरी बैठती है, वहां हम फिर एक छोटा पौधा लगा सकते हैं, जैसे हम अनार का लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके से फिर उनके भी बीच में कोई पौधा लाइन में, फिर हम लाइन 7.5 से कम नहीं हमने कर। तो इसमें मेन चीज बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है, आप मुझे लग रहा है खेत में खेती से ज्यादा आप मैथ कर रहे हैं, स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर डायगोनल। हाँ, तो ये तो पूरा खेती को छोड़ के पूरा मैथमेटिक्स निकल के आ गया अपना। इसका फिर एक इतना सुंदर मतलब लेआउट बनता है, आप अगर उसको ऊपर से उसका व्यू देखोगे तो बहुत सुंदर लगेगा आपको, और अगर अंदर खेत में घुस के भी देखोगे तो आप जिधर भी देखोगे उधर को आपको लाइनें दिखाई देंगी, मतलब खेत देखने में भी सुंदर लगेगा। ये कहाँ से आया कि भाई डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि मैक्सिमम यूज कर ले किसी चीज का, लैंड का? इतनी बेहतरीन डिजाइनिंग शायद देखने को पता नहीं कैसे मिलती है। असल में मैं ड्राइंग पेंटिंग का टीचर रहा हूँ। अच्छा। और उसमें भी मतलब ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का स्टूडेंट रहा हूँ, फिर टीचिंग मैंने करी। मुझे वहाँ से ये चीज़ें मिली, वहाँ से भी जो सीखा था वो यहाँ यूज हुआ। अच्छा। कि हम किस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा जगह अपनी बचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ यूज कर सकते हैं, तो उस तरीके से फिर हमने उसको यूज करके और उसका लेआउट तैयार करते हैं। तो इसके बाद में, इतने सारे पेड़ लगने के बाद में, अंदाजन टोटल कितने पेड़ आ जाते होंगे? 1 एकड़ में लगभग 1200 पेड़ के करीब ये बैठ जाते हैं। 1200 पेड़ फलों वाले। हाँ, इसके अलावा फिर इसमें हल्दी है, जैसे हल्दी है, अदरक है, हर लाइन के बीच में आपकी हल्दी अदरक हो सकती है। आपकी जो लाइन से लाइन का जो सेंटर है, बीच मतलब फिर सेंटर और स्क्वायर वाला, जहाँ धूप की मैं बात कर रहा था कि जहाँ धूप आती है, हाँ जी, वहाँ हम दलहन की खेती कर सकते हैं, तिलहन की खेती कर सकते हैं, सब्जियों की खेती कर सकते हैं, वो कर रहे हैं हम सब जारी। 1200 पेड़ और इतनी सारी चीजें करना, ये अपने आप में एक अलग ही चीज है। कितने साल आपको हो गए करते जैसे करते? फिर केला भी एडजस्ट होता है, पपीता भी एडजस्ट होता है, बहुत सारी चीजें जिसमें धीरे धीरे लगती चली जाती है। एक दिन में तो आपने सीखा नहीं हो, पूरे कितने साल हो गए करते करते और अपग्रेड करते करते चीजों को? मैं इस तरफ जो काम करा ये 2016 से स्टार्ट किया था, और बस करते करते अभी 2024 8 साल से आप लगातार इस पे कर रहे हैं। हाँ, और एनहेंस करते हुए बस वो करते करते सीखते भी चले गए और प्रयोग करते हैं। हमारा खेत जो है प्रयोग से, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रयोगशाला के रूप में हमारा खेत हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे 1 एकड़ को हम डेवलप करना चाहे या कोई भी डेवलप करना चाहे, कितने पेड़ लग सकते हैं, किस हिसाब से लग सकते हैं? पेड़ आप, मेरा एक तो सुझाव ये रहता है हमेशा किसी को भी जो भी मुझसे पूछता है कि भाई क्या क्या लगाएं, मैं उनसे कहता हूँ भाई अपने एरिया के हिसाब से देखो पहले तो, कि आप किस एरिया में हैं, कैसी आपकी जमीन है, और वहाँ क्या क्या फल आसानी से उग सकते हैं, और किस किस चीज की आप सेल आसानी से कर सकते हो। अच्छा। हाँ, ये चीज देखने की जरूरत है। जैसे एप्पल है तो हिमाचल का, और हम यहाँ खूब लगा रहे हैं, वो लगा दें उसको, वो टेस्ट तो नहीं आ हमें रहा। ना तो वो टेस्ट आता, ना वो उसमें स्वाद बन पाता, ना ही उसका वो कलर आ पाता, ना साइज आ पाता। हमने जैसे एप्पल भी लगाया है हमने अपने यहाँ, एप्पल अच्छा है, खाने में भी स्वादिष्ट है, लेकिन एक तो साइज बहुत अच्छा नहीं बन पाया, बड़ा जैसा बनना चाहिए। और बस ये है कि सेव है, नाम का हो गया। हाँ। तो मेरा मानना ये रहता है कि जहाँ की जो चीज है वो वहीं अच्छी होती है, बढ़िया। अच्छा, अब मतलब कि ज्यादा छेड़छाड़ हम नेचर के साथ कर रहे हैं। करनी चाहिए, वैसे प्रयोग तो करते हैं लोग। जी जी जी। हमने भी किए हैं, हमने भी एप्पल लगाया है, देख प्रयोग के लिए ही लगाया है, लेकिन हमें तो जो मिला वो मैं बताऊंगा, मैं तो सच ही बताऊंगा जो मुझे। हमारे यहाँ आड़ू बहुत अच्छा होता है, हमारे यहाँ प्लम बहुत अच्छी होती है, नाशपाती बहुत अच्छी होती है, आपको भर भर के आपको फल आएंगे, आम बहुत अच्छा होता है, लीची बहुत अच्छी हो रही है। तो ये चीजें जो हो रही है उन्हीं को करो ना, नई चीज में ज्यादा पंगा लेने से कोई फायदा नहीं। अब श्याम जी, अगर मुझे 1 एकड़ में जैसे फूड फॉरेस्ट लगाना, मान लीजिए मैं भी चाहता हूँ और मैंने कुछ पेड़ भी लगाए हुए हैं, मेरा बड़ा मन है लगाने का, मुझे कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी लगाने की सारी चीज़ों को? इसको अगर आप 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप 2 लाख रुपए आपके 1 एकड़ में एक एवरेज है। इसमें आप अगर बहुत अच्छे पेड़ या बहुत अच्छी जगह से और बड़े साइज के कुछ मंगाना चाहते हैं तो इससे ऊपर भी जा सकती है, और कुछ थोड़े हल्के या छोटे पेड़ या कम पेड़ आप लगाना चाहते हैं तो फिर वो इससे थोड़ा कम भी हो सकती है। अच्छा। इतना तो आपका रहेगा लगभग 2-2.5 के आसपास, 2-2.5 लाख रुपए लग जाएंगे 1 एकड़ में। इसमें किस चीज़ पे डिपेंड करता है, और टोटल जैसे आपने बताया कि कितने पौधे टोटल इसमें लगेंगे 1 एकड़ में? 1 एकड़ में अगर आप फुल्ली इसको पूरा फील करते हैं, मतलब जिस तरीके से आप ये हमारा फूड फॉरेस्ट का मॉडल देख रहे हैं जो आज 8 साल बाद तैयार है, ये लगभग 1000 से 1200 पौधे इसमें आपके लग जाएंगे 1 एकड़ में लग जाते हैं।
अब इसमें प्राइसिंग का ऊपर नीचे आपने बताया, हाँ किन किन एग्जैक्ट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और लगाने का या दूसरी चीज़ों का भी क्या खर्चा आता है या नहीं आता? हाँ बिल्कुल, लगाने का भी खर्चा आएगा। और ये पैरामीटर्स तो ये है कि आप किस साइज का पौधा लेंगे, किस एज का पौधा लेंगे, और किस क्वालिटी का लेंगे, किस नर्सरी से लेंगे, कहाँ से मंगवाएंगे, क्योंकि किस वैरायटी का लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पे ये निर्भर करेगा आपका। और ये और भी ये कॉस्ट आपकी ऊपर नीचे इससे होगी कि ज़्यादा जाएगी या कम होगी। और ये भी होगा कि मान लीजिए अगर मैं भाई कि इस चीज़ के पौधे मुझे ज़्यादा लगाने हैं, इस चीज़ के कम लगाने हैं, इस पे भी डिपेंड करता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेगा। अच्छा, तो रफ एस्टिमेट में 2-2.5 लाख रुपए के हाँ समथिंग ये एक एकड़ में आ आपका एक जाएगा। आइडिया सा है, लगभग इतना लग जाता है, बड़े आराम इतना से लग जाता लग है। जाता तो एक चीज़ और बताओ, जैसे पहले आज से मेरे ख्याल से हरित क्रांति से पहले हमारे यहाँ पे तो नेचुरल फार्मिंग ही हो रही थी, और हम फिर 50-60 साल के बाद में फिर नेचुरल फार्मिंग पे आ रहे हैं, है ना? हम वहाँ से घूम के वहाँ पे आ रहे हैं। पहले हमारा इतनी हालत अच्छी नहीं थी, प्रोडक्शन इतने नहीं होते थे। अभी कैसे प्रोडक्शन हो पा रहा है नेचुरल फार्मिंग से? उन कहता है कि उस समय प्रोडक्शन कम था। आपको पता है उस समय बैल होते थे सभी के पास, और घोड़े बहुत होते थे, बैल होते थे, पालते थे, सभी को शौक था, सभी के घरों में। रोजाना हर बैल को, हर आपके घोड़े को चना मतलब एक्सेस में उनको मिलता था। क्या आज मिल सकता है? नहीं, चना तो बहुत रेयर कमोडिटी हो गई और है। वो मतलब अनाज ज्यादा खाते थे, हरा चारा कम और अनाज ज्यादा मिलता था उनको, बैलों को भी तेल मिलता था, घी मिलता था, तो प्रोडक्शन उस समय भी बहुत थी। ये अच्छा। थोड़ा सा हमें घुमा दिया गया कि आपको केमिकल की तरफ आके, हरित क्रांति नहीं, हरित भ्रांति के नाम से ये स्टार्ट हुआ, और ये भ्रम डाल दिया गया कि नहीं ये इससे ही, केमिकल से ही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी प्रोडक्शन अच्छी थी। आप देखोगे पुराने, आप कुछ पुराने लोगों से पूछना कि भाई बैल किस तरीके से केवल चने ही चने खाते थे। तो जैसे नेचुरल फार्मिंग आप कर रहे हैं और उसके अंदर फूड फॉरेस्ट कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ और आती है नो टिल फार्मिंग, जिसमें खुदाई जुताई कुछ भी नहीं करते। उसके बारे में क्या ख्याल आपका? वो भी बहुत अच्छा है, इसमें भी बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत नज़दीक पेड़ हैं हमारे, और उसमें भी नज़दीक में अलग अलग वैरायटी के अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फसलें लगी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें टीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अलग अलग फसलें खड़ी हैं, और वो फसलें एक दूसरे का सहयोग भी करती हैं। जैसे दलहन अगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो बाकी चीज़ों को वो हमारी नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है, और बाकी चीज़ों को नाइट्रोजन देती है, और अपनी फसल तैयार हो जाती है। सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो आप अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेनली यूज़ करते हैं, वो कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं नीम का तेल, या नीम का काढ़ा, या नीम से बना हुआ प्रोडक्ट होता है। यानी गाय गौमूत्र में हम नीम के पत्तों को कुछ दिनों तक सड़ाते हैं, फिर उसको पानी के साथ मिक्स करके उसका स्प्रे करने से कीट पतंगे काफ़ी हद तक कंट्रोल होते हैं। तो जैसे कंट्रोल हो जाते हैं, उससे जो अपने मित्र कीट हुए या वैसे वाले हुए, उन पे इम्पैक्ट नहीं आता क्या? इससे नहीं आता। प्राकृतिक चीज़ जो आप नीम का तेल वगैरह कर रहे हैं, इससे वो मारता नहीं है, असल में केवल स्वाद चेंज करता है, और वो भी हरी पत्तियों का, जी जी, हरी पत्तियों का स्वाद चेंज करता है। तो ये जैसे मित्र कीट हुए और अपने दुश्मन वाले कीट हैं, ये कौन कौन से होते हैं? जैसे जो दो तरह के कीट होते हैं, एक शाकाहारी कीट जो हमारे शत्रु कीट हैं। अच्छा, शाकाहारी शत्रु हैं। शाकाहारी शत्रु कीट है जी। एक मांसाहारी कीट है जो हमारा मित्र कीट है। अच्छा। क्योंकि हमारी फसल में कुछ ना कुछ शाकाहारी कीट लगेंगे, जो हमारी फसलों को खाने के लिए आएंगे, लेकिन प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि एक का भोजन दूसरा है। अच्छा, मतलब कि जो शत्रु कीट जो शाकाहारी है, उसको अपना मांसाहारी वाला खा जाएगा, उसको मांसाहारी वाला आएगा उसके पीछे पीछे, वो उसको खाएगा। मांसाहारी थोड़ा सा निडर होता है, और शाकाहारी थोड़ा सा डरपोक होता है। तो शाकाहारी अपने बच्चों को कहीं छुपा के, अंडे बच्चे छुपा के देता है, कहीं भी रखता है, और मांसाहारी खुले में रखता है। जब हम केमिकल वाले की बात कर रहा हूँ, जब हम जहर का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारा जो ये मांसाहारी कीट है, जो हमारा मित्र कीट माना जाता है, वो पत्तों पे मतलब कि खुले में, वो हम उसकी तीनों पीढ़ियाँ, 2-3 पीढ़ी उसकी खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो उससे फिर क्या होता है, उसके अंडे बच्चे वहाँ बचे रहे।
तो 2-4 दिन के बाद ही वो वयस्क होकर वो भी आपके खेत पे फिर हमला करेंगे और इससे बीमारियां मतलब और ज़्यादा आएंगी आपके खेत। मतलब कि हम बढ़ाते जा रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, जितना ज़्यादा आप जहर का खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा आप बीमारियों को और कीट पतंगों को बढ़ावा दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, बुला रहे हैं। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे पुराने टाइम पे हम हो रहा था, अभी सिर्फ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी कि हमारा सेम अगर 50-60 साल पहले की बात करें तो अगर 1 किलो दाल में जितना सप्लीमेंट्स या जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे पास मिल सकते थे, आज वो तिहाई या चौथाई हो गए हैं सेम यूज़ में, कि प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही है। ऐसा है क्या? हाँ, हाइब्रिड जो बहुत सारी चीज़ें, देखो अभी हाइब्रिड आ गई है। हाइब्रिड के नाम पे क्या हुआ है फसलों में, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं गेहूं का ही, देसी वैरायटी में गेहूं का पौधा वो लंबाई हाइट ज़्यादा बढ़ती है उसकी, और उसका टाइम भी ज़्यादा लेता है, फसल तैयार होने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें ज़्यादा होती है। अभी हाइब्रिड जो वैरायटियाँ चली हैं उसका साइज भी, हाइट भी छोटी होगी और उसका समय भी जल्दी होगा। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ हम उड़द की खेती करते हैं, हम देसी उड़द बोते हैं, बेल वाला। वो देसी उड़द करीब 4 महीने से ज़्यादा ले लेता है, 4.5 महीने के करीब लगता है पकने में उसको, और जबकि हाइब्रिड जो वैरायटियाँ हैं वो 2 महीने में हो जाती हैं। और इसकी देसी की बेल होती हैं बहुत लंबी 15-15 फीट तक की बेलें हो जाती हैं, जबकि वो केवल 1-1.5 फीट का ही पौधा होता है, केवल उस पर फल ही फल लगता है। तो उसमें क्वांटिटी तो बढ़ती है, क्वालिटी वो नहीं बनती जो देसी में, और वो सप्लीमेंट्स नहीं मिल पाते। कहने का मतलब मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत समय कम है ना उसके पास, वो बहुत जल्दी तैयार हो गया, तो उसने बहुत तेजी से अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, केवल क्वालिटी नहीं बढ़ाई। तो कहने का मतलब कि हमारा ऐसा, आप जो मैं समझ पा रहा हूँ कि मैथ अगर ऐसे ले कि हमने 4 गुना कर दिया, लेकिन हमारे जो सप्लीमेंट्स थे उसके, वो तो हमारे जस के तस ही है। जी, एक चीज़ और बताइए, जैसे मैंने सुना है कि जितना छोटा पेड़ लोगे उतना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मतलब कि जड़ जो है वो बहुत अच्छे से पकड़ लेती है। उसका एक कारण है ये, किसी भी चीज़ की पौध ही अच्छी ग्रोथ कर, मतलब छोटी पौध होगी जितनी, हमारी भाषा में तो यही है कि कच्चिया पौध होगी तो ज़्यादा अच्छी चलती है। पौध बड़ी हो जाए, पक जाए, जैसे धान की भी पौध होती है, अगर उसको पक जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है, फिर तो तब लगाने से वो ज़्यादा अच्छे विकास नहीं करती। इसी तरीके से जब पेड़ छोटा होता है, पेड़ आप नर्सरी से लाओगे तो नर्सरी में क्या है, पन्नी के अंदर उसको, एक पॉलीथीन के अंदर उसकी जड़ें विकसित हो रही हैं, जबकि पेड़ की प्रवृत्ति है कि अगर पेड़ जितना जमीन से ऊपर है ना, अगर सही माहौल मिले, यानी जमीन की उसको मिट्टी और वातावरण उसको सही से मिले, तो जितना जमीन से ऊपर पेड़ है उतना ही जमीन के नीचे भी फैलता है। लेकिन हमने पेड़ तो ले लिया ऊपर 5 फीट का, और उसकी जो जड़ें हैं वो वहाँ 6 इंच में केवल उसकी विकसित हो रही हैं। तो जब आप उसको खेत पे लगाओगे तो इतना अच्छे से विकास उसका नहीं हो पाता जितना छोटा पेड़ विकास करता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, छोटा पेड़ अच्छा चलता है। तो मतलब कि छोटा पेड़ लगाना चाहिए। हाँ, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए कि वो पता चले खरपतवार में मिक्स हो गया, पता ही नहीं चल रहा उसका, इतना छोटा भी ना हो, थोड़ा सा 3-4 फीट का। हाँ, 2-3 फीट का, 3 फीट तक का पेड़ बहुत अच्छा रहता है। चलो, ये तो अपना अंतर हो गया कि पहले दिन से ही हमारी कमाई शुरू हो गई, उसमें 5 साल वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन इससे भी अलग अगर हमारा कुछ प्रॉफिट ज़्यादा होता है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है, या कुछ अलग हमें फ़ायदा है। अलग इसका ये फ़ायदा है, जैसे हमारे इसमें मिक्स ये फ्रूट हैं अलग अलग तरह के। एक फ्रूट किसी वजह से हमें, मतलब मैं कहूँगा सीधी भाषा में, कि धोखा दे दे, कोई फसल हमें अच्छे से पैदावार ना दे पावे। जैसे आम, मान लीजिए आम ने पैदावार अच्छे से नहीं दी तो हमें लीची दे देगी, लीची नहीं दे रही है, कोई सा तीसरी चीज़ दे देगी, जैसे अमरूद दे देगा, प्लम दे देगा, नाशपाती, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ आएगा। तो मतलब कि सेफ साइड है एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, इसमें गारंटी है। और इसमें ये भी हो सकता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई से फ्रूट का वैल्यू गिर गया, हाँ, तो उसका वैल्यू भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हाँ, उसका तरीका एक तो ये भी है, अगर आपका फ्रूट कोई अच्छे से मार्केट में नहीं जा रहा है, आपके कस्टमर्स को डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो आप उसका प्रोसेस करें, उसका कुछ भी। जैसे हमने लीची का स्क्वैश बनाने की कोशिश करी है, स्क्वैश बनाया है इस साल हमने पुलम और आड़ू का भी स्क्वैश बनाए हैं, और जिनको हम ब्रांडिंग करके अपने भूमि नेचुरल के नाम से ही हमारा ब्रांड करके हम उसको भी बेचते हैं, सेल करते हैं। तो उसका ये भी फायदा है, अगर कोई चीज़ सस्ती है तो उसका आप, हाँ, ये तो एक बहुत बेहतरीन बात है कि प्रोसेस करके। और अगर कोई नहीं भी कर पा रहा तो ये है कि भाई तुम्हारे पास में दूसरी चीज़ तो है, सीधा मार्केट में भी अगर किसी को ये चीज़ अपनी बेचनी है। बिल्कुल। इसमें जितने भी पेड़ हम लगाते हैं, तो जैसे नेचुरल फार्मिंग में मैंने सुना है कि भाई बीजू पौधा ही ज़्यादातर लगाते हैं,
लेकिन बीजू पौधा अगर प्रोडक्शन वाइज देखें तो उस हिसाब से देता नहीं है प्रोडक्शन। तो फूड फॉरेस्ट में बीइंग कि आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि फूड फॉरेस्ट में हम जो हाइब्रिड पौधे हैं या ग्राफ्टेड पौधे हैं उनको भी कर लें और प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाए और बेटर? इसमें दोनों का मिक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं जो मानता हूँ कि दोनों का मिक्स होना चाहिए। कुछ हमारे ग्राफ्टेड पौधे भी होते हैं, कुछ बिज्जू पौधे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिज्जू पौधे फसल कम देते हैं, बस समय ज़्यादा लेते हैं। अच्छा। उनकी पैदावार मतलब स्टार्ट होने में, शुरुआत होने में ज़्यादा दिन लेती है, समय ज़्यादा लगता है। यील्ड ये एक अंतर है। नहीं तो क्वालिटी भी अच्छी हो सकती है और चीज़ें अच्छी होती हैं। बिज्जू पौधा ज़्यादा ग्रोथ करता है। अच्छा, मतलब कि बेटर प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म में वो बेटर। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए बिज्जू ज़्यादा अच्छा है, बीजू ज़्यादा हाँ, अच्छा है। ग्राफ्टिंग। अब नेचुरल फार्मिंग हम कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हो गई, उसमें भी पानी तो सीधी सी बात है ज़मीन का ही सबसे निकालना ज़्यादा पड़ेगा। जरूरी चीज़ है। तालाब में तो हमारे शैम्पू जा रहे हैं, रेन वाटर से रिचार्ज तो हमारा वही आ रहा है, पानी तो हमारे गांव में वापस वही आ रहा है। न्यूट्रिएंट्स जो भी मेनली जाते हैं वो जड़ों में पानी के थ्रू और सारी चीज़ों से जाते हैं। अब पानी हमारा दूषित है तो वो काहे की नेचुरल फार्मिंग रह गई, काहे की ऑर्गेनिक फार्मिंग रह गई, रहा क्या वो? देखिए, पानी से आपका मतलब मैं तो ये नहीं समझ पाया कि वो दूषित किस तरह का। दूषित जैसे कि कहीं भी यूरिया डाला मान लीजिए ना, अच्छा, तो वो ज़मीन में किसी दूसरे ने डाला, बारिश के थ्रू नीचे गया, यूरिया के कण तो उसमें होंगे, है ना, और वो फिर हम नीचे से पानी निकाल के उसको अपने खेत में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस यूरिया का या उस केमिकल का अंश तो हमारे खेत में जा रहा है। थोड़ा बहुत तो बिल्कुल अंश आएगा उसका जरूर, लेकिन फिर भी वो जमीन जो होती है, धरती, इसके अंदर बहुत बड़ी लेयर है जी। और पानी अगर वहां से नीचे तक जा रहा है तो ऑटोमेटिकली अपने आप भी धीरे 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 जो वो वाटर लेवल तक जाते जाते कुछ शुद्ध होता है, कुछ मात्रा तक शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद जब हम निकाल रहे हैं और उसका अगर हम उसके साथ में जीवामृत वगैरह ये चीज़ प्रयोग करके उसमें प्रयोग करते हैं खेत में, तो वो फिर भी काम करता है। और नाली से देते हैं अच्छा, पानी, हम पौधे को डायरेक्ट नहीं देते। अच्छा अच्छा। हम नालियों से मतलब 2 लाइनों के बीच में नाली रखते हैं, वहां पानी देते हैं और वहां से वो पेड़ के पौधे तक नमी जाते जाते वो कुछ ना कुछ वहां भी उसका कंट्रोल हो जाता है, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं डायरेक्टली अगर बोले कि भाई उससे बेटर है कि हम डायरेक्टली वो कर रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं बच रहे हैं, बहुत कुछ बच रहे हैं। अब आपने फूड फॉरेस्ट तो बता दिया, मान लीजिए मेरा भी फार्म है ना, मैं भी अलग अलग पौधे उगा रहा हूँ। कहना आसान है, 1 एकड़ का चलो डाल दें, है ना, मज़े करेंगे, इतने सारे पेड़ है, प्रोडक्शन आ जाएगा पहले साल से ही। लेकिन उसका मेंटेनेंस इतना सिरदर्द है, मेरे ख्याल से शायद 3 आदमी हो, 4 आदमी हो, पता नहीं मैनेज कर पाए। घास यहाँ से काटना शुरू करेंगे, यहाँ तक आए, फिर देखा तो पीछे से वही है, आदमी सिर्फ घास काटने के चक्कर में ही है। या उसका मेंटेनेंस अलग तरीके से कि यहाँ से पेड़ टूट गया दोबारा लगाना है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं हर पेड़ होगा। इसमें ये जो नेचुरल फार्मिंग और मिक्स फार्मिंग है एक तरह से, मल्टी लेयर भी बोल रहे हैं इसको हम, तो इसमें ये बेनिफिट है। अच्छा, कैसे? ये समस्या कम है क्योंकि हमें अपनी जमीन में ज्यादा से ज्यादा फसलें उगानी है, मतलब जमीन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना। जमीन की प्रवृत्ति है, धरती माता की प्रवृत्ति है कि जहां अगर आपने अपनी फसल खुद से नहीं बोई है कहीं पे, तो पृथ्वी अपने आप से अपने आप को ढकेगी, यानी उसको वो मल्च के लिए, जमीन को अपने आप को ढकने के लिए वहाँ खरपतवार उगेंगी। और अगर आपने वहाँ छोटी छोटी फसलें लगा रखी हैं, जैसे अभी हमारा जो बीच का एरिया खाली रहता है, अभी हमने वहाँ उसमें उड़द की फसल कर दी है, तो वहाँ खरपतवार होने के बजाय हमारी उड़द होगी। अगर हम उसको साफ सफाई में थोड़ी बहुत उसमें पैसा लगाते भी हैं तो उससे हमारी फसल भी तो तैयार हो रही है। ये बताइए, आपने 20 तरीके के फल लगा दिए, अब किसान बेचारा एक दिन भी ऐसा था, चलो आम मैंने तोड़ दिया, अब मैं कुछ दिन घूमने चला जाऊंगा, है ना, 1 महीना काट दी, चलो कर लूंगा। आपने फसल लगा रखी है ऐसी, एक ना एक तो आती रहनी है। पहले तो हर दिन तोड़ने वाला चाहिए फल, अब हर दिन बेचने वाला भी चाहिए। साथ में कोई भी पेड़ हुआ, हर 4-5वें दिन में या हफ्ते में उसकी कटिंग आ जाती होगी कि भाई, क्योंकि मेंटेन भी करना है, बड़ा ना हो जाए पेड़, कैनोपी इतनी बड़ी ना हो जाए कि एकदम झाड़ बन जाए। अब उस चीज़ के लिए कितना उसमें सरदर्द है या कितना आसानी से आप मेंटेन कर सकते हो?
ये दिखता है दूर से कि सरदर्द है बहुत, ऐसा सरदर्द है नहीं। और ये एक टीम वर्क होता है, हम खुद करते हैं, कुछ हमारी लेबर भी है और मतलब एक पूरी टीम हो जाती है। उसमें ऐसी कोई बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। उस सिस्टम में चीज़ें आ जाती हैं, अपने आप चलती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ज़्यादा। और अच्छी बात है ना कि आपकी रोज़ कुछ फसलें आ रही है तो पैसा आ रहा है, तो फिर आपका काम भी ठीक से चलता है। ये एक अच्छी बात भी है कि आपका कुछ ना कुछ रोजाना आपका खेत में से अगर निकलता जा रहा है, पूरे साल आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिल रहा है, तो फिर आपका भी मन लगता है करने में, आपकी टीम का भी काम करने के लिए मन लगता है, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ मिल रहा है। जब नहीं मिलता तो तब आदमी को लगता है कि यार कुछ मिल तो रहा नहीं और मेहनत करते जा रहे हैं। आप इसमें चलो 1 एकड़ से प्रोडक्शन ले लिया, आपने बताया कि 1.5 लाख रुपये मैंने कमा लिया। अब मान लो मेरे पास जमीन का भैया बहुत महंगी हो रही है, सीधी सी बात है। अब मैं ज़मीन तो खरीदूंगा नहीं। दूसरी, मैं लीज़ पे लेने की बात करूं तो लीज़ पे लेना भी एक सिरदर्दी है कि ठेके पे ले, ठेके पे मिलेगी, कहीं 1 एकड़ यहाँ मिल गई, 2 एकड़ यहाँ मिल गई, वो भी अपने आप में सिरदर्दी है। लेकिन मुझे तो पैसा कमाना और ज़्यादा कमाना, और मैं चाहता हूँ 1 एकड़ से और ज़्यादा कमाऊँ। लेकिन लिमिट 1.5 लाख पे हो गई। लिमिट कैसे बढ़ा रहे हो आप? नहीं, ये लिमिट नहीं बताई मैंने, लिमिट नहीं हुई, ये तो शुरुआत ही है अभी। अच्छा, लिमिट तो इसमें कुछ है ही नहीं। अभी देखो, अभी पेड़ लगभग 3-4 फीट का है, लीची का पेड़ है वो अभी हमारा 7-8 फीट का पेड़ है। अभी तो उनकी आकार बढ़ेंगे। जितना भी एक पेड़ दे रहा है, एक पेड़ पूरा फल दे रहा है, जब वो थोड़ा और बड़ा होगा तो इतना तो उसकी एक शाखा पे आ जाता है इतना फल, तो जितना एक पेड़ पे आ रहा है अभी। अच्छा अच्छा। तो ये तो धीरे धीरे बढ़ने वाली चीज है, ये घटने वाली चीज नहीं है। अब जो भी आपके पास प्रोडक्ट हैं उनको फिर आप प्रोसेस में लेके जाइए, पैकिंग करिए, पैकेजिंग करिए और आपको ब्रांड करके फिर उनको बेचना चाहिए। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा सारा नींबू है, हम उसको सारा पिकल्स में परिवर्तित करके वही हमारा ब्रांड के नाम से, अपना भूमि नेचुरल के नाम से हमारे बिकते हैं बहुत। तो क्या क्या चीज़ें मतलब कि अभी आप दे रहे हैं, जैसे प्रोसेस करके क्या क्या बना रहे हैं? प्रोसेस करने में जैसे अभी रिसेंटली इस साल से ही हमने लीची का स्क्वैश तैयार किया है, हमने आड़ू और प्लम का भी स्क्वैश तैयार किया है। अचार 4-5 तरह के आम के अचार, हमने मिट्टी चटनी और ये अलग अलग तरह के अचार वगैरह की पैकिंग शुरू करके, प्रोसेस करके ये शुरू किए हैं। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने केला था हमारे पास, तो उसको भी हमने डीप फ्रिज में फ्रीज करके रखा है और उसको हम आइसक्रीम के लिए यूज करेंगे अभी। अच्छा। हाँ, मतलब अगली नेक्स्ट उसमें गर्मी के मौसम में हमने फ्रीज करके रख दिया, जिस समय अगर हमारे पास केला उपलब्ध नहीं है या कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने लीची का भी हमने कुछ रखा है, उसका जो पल्प होता है वही निकाल के और फ्रीज करके अपने पास रख रखा है। फ्रीजर है डीप फ्रीज, उसमें हमने फ्रीज करके रख दी इन चीज़ें। और इन चीज़ों को बाद में भी आप कर सकते हो, जैसे जामुन भी हमने रखी हुई है। तो मतलब कि मेन ये है कि अगर प्रोडक्शन में लिमिट आ गया तो आप उसको प्रोसेस करना शुरू कर दें जी। सेम ही एरिया अगर आपके पास में है तो जब भी आप कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में ज़्यादा मेहनत लगती है क्या? प्रोसेसिंग में मेहनत तो लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगती है। लोग करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की वैल्यूएशन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा पैसा कमाना है तो आपको डायरेक्ट बेचने के बजाय उसकी वैल्यू एडिशन करके आप उसको प्रोडक्ट को बेचेंगे तो आपकी आय बढ़ेगी। तो ये आप अपने यहाँ पे ही करते हैं या? हाँ, अपने यहाँ पे ही करते हैं। अच्छा, सारी चीज़ों का मतलब कि जो भी आप कर पा रहे हैं कि भाई ट्राई करते हो उन चीज़ों को। किसान की पूरी फैमिली खेती में लगी हुई होती है। जैसे हम खेत में उगाते हैं, मिसिस घर में अचार वगैरह ये चीज़ें, मुरब्बे ये चीज़ें तैयार करती हैं, तो ये सब बच्चे हैं वो भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो मतलब हर आदमी जो किसान का, तो बच्चा भी, वाइफ भी, सब लोग इस खेती में जुड़े हुए होते हैं और सभी काम करते हैं, और सभी के करने से कुछ ना कुछ बढ़िया होता है। कोई भी दुनिया में कुछ भी काम करेगा वो जब करता है जब उसके पास में रिस्क ना हो। अब किसान तो बेचारा रिस्क में ही बैठा है, उसको दुकान वाला परेशान कर रहा है कि भाई तूने मेरा उधार नहीं दिया, उसको और चीज़ें परेशान कर रही है, यूरिया वाला कर रहा है, जुताई वाला परेशान कर रहा है कि भाई तूने मेरे पैसे नहीं दिए। अब वो ये नई चीज़ है जिसमें मान लो मुझे कुछ भी करना है, या मैं 100 मीटर भी ज़मीन में कुछ नया करूं, मेरे पास क्षमता लेने की है नहीं 100 मीटर को भी कि मैं वो करूं, है ना। उसको कैसे समझाएंगे कि भाई ये चीज़ कर सकता है, इससे प्रॉफिट हो सकता है, या ये नया फ्यूचर हो सकता है। प्राकृतिक खेती अगर आप शुरुआत करते हैं प्राकृतिक खेती की, तो इसमें बाजार से आपको बहुत सारी चीज़ कुछ भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अभी हमारे एक तो देखो, अगर आप रासायनिक खेती करते हो तो आपको ज़्यादातर हाइब्रिड बीज यूज करेंगे, और हाइब्रिड बीज आपको हर बार नया खरीदना पड़ेगा, और उसके साथ साथ में आपको उसके लिए बहुत सारी केमिकल्स भी यूज करने पड़ेंगे, तो वो आपको हर बार चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी।
जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें आपको आपके खुद के देसी वैरायटियां होती हैं और खुद के बीज से बीज आप तैयार करते हैं। हाइब्रिड में ये चीज़ बीज से बीज तैयार अच्छे से नहीं होते, उनकी प्रोडक्शन घट जाएगी अगर आप उनमें से बीज तैयार करोगे। हम देसी में देसी के बीज तैयार करते हैं तो बीज घर का हो गया जी। एक गाय तो आपको आवश्यक है, खेती करने के लिए आपको गाय आवश्यक है, क्योंकि गाय से ही आपकी ये सारी खेती गाय के ऊपर निर्भर है, देसी गाय। उसी से आप जीवामृत, घन जीवामृत और बाकी चीजें तैयार करके आप अपने खेत की पूर्ति करेंगे। तो बाजार से ना तो हमें यूरिया लाना पड़ा, ना हमें डीएपी लाना पड़ा, हमारी सारी चीजें हमारे गौ माता से पूरी हो सकती है। बाजार से भी हमें बचना है, खर्चा बच जाएगा बाजार वाला, जो बाजार वाला परेशान करता है हमें। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है, जैसे आप हैं, चलिए आपके पास में आपके बेटे हैं अभय जी, आप फार्मिंग देखते हैं और मार्केटिंग या नए लोगों से मिलना या सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, और आपने पढ़ाया लिखा है, उनकी उम्र अच्छी खासी 24 साल के करीब हो रही है, तो वो चीज़ वो कर पा रहे हैं। लेकिन बेचारा जो किसान है, मार्केटिंग क्योंकि मस्ट है, जैसे आपने कहा प्रोसेस करके बेचना है, ये बेचना है, वो कैसे मार्केटिंग करे अपनी, क्योंकि किसान या तो प्रोडक्शन कर ले या मार्केटिंग कर ले, या अगर आप कर रहे हो तो और क्या क्या चॉइसेस हो सकती है आपके अलावा, बेटा है या कोई भी है कि इस तरीके से मार्केटिंग करो, इनके पास जाओ। अगर इस तरीके से करते हैं तो कुछ लोग आपस में जुड़ के भी करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्राहकों का एक अच्छी संख्या है, मतलब बहुत सारे ग्राहक ऐसे जुड़ गए अब जिन्हें डायरेक्ट हमसे ही चाहिए। जैसे फैमिली डॉक्टर रहता है, ऐसे फैमिली फार्मर हम उनके हो गए। तो अगर वो नए किसानों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपस में जुड़ के भी एक दूसरे के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अच्छा। इस तरीके से। नहीं तो आप कुछ लोगों को पकड़ लें, एक किसान अगर छोटा किसान भी है, वो 10 ग्राहक अपने ऐसे ढूंढ ले कि भैया मैं आपको अपने घर से, मेरे खेत का मैं आपको बिना जहर का आपको सामान दूंगा, तो बहुत लोग इच्छुक हैं लेने के लिए। आपके पास सामान होना चाहिए, तो लेने वालों की तो लाइन है। हर आदमी चाहता है कि मैं बिना जहर का भोजन खाऊं। और एक छोटा सा किसान अगर 10 लोगों को भी पकड़ ले तो 10 की भी पूर्ति करनी बहुत। लेकिन जैसे आप कह रहे हो 10 कहना बड़ा आसान है, लेकिन पकड़ना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है उन 10 लोगों को। नहीं, अगर ढूंढते हैं, देखो ढूंढने से मिलेगा, अगर आप ढूंढते हैं तो मिलेंगे। और अब तो यूट्यूब और इंटरनेट का सब जमाना है जी, आप डाल लो तो बहुत सारे लोग आपको ढूंढते हुए खुद ही आ जाएंगे। अच्छा, खुद ही आ जाते हैं कि भाई हमारे ऐसे ही है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अब जिन्होंने हमें खुद ढूंढा है। कितने साल लग गए आपको ये चीज़ करने में कि लोगों को, जैसे आपने बताया ढूंढने की भी, तो एकदम तो ढूंढेंगे नहीं, विश्वास होगा नहीं लोगों को। समय कितना लग जाता है एक इमेज बिल्ड करने में? आप मान लीजिए आपने बताया कि सन 2016 से है ना, 16 से कर रहे हैं, 8 साल आपको इमेज बिल्ड करने में लगा है ना। एक कोई किसान कर रहा है, कितना समय उसको एक जस्टिफिकेशन कि भाई इतना तो लगेगा ही आपको। 2-3 साल तो प्रॉब्लम आई है, हमें भी शुरू में लगा है कि भाई कहाँ, हमें भी लगता था कहाँ बेचेंगे, कहाँ करेंगे, लेकिन अब तो हमसे पूर्ति भी नहीं होती। अच्छा, लोगों की सामान की पूर्ति ही नहीं होती, लोग मांगते रह जाते हैं। जैसे अभी आम का प्रोडक्शन चल रहा था तो आम लोग मांगते रह गए कि आपने शुरू में हमें क्यों नहीं दिया। अच्छा। हम दूसरी जगह देते रहे, तो जो कुछ पुराने हमारे ग्राहक थे, पिछले साल वाले भी थे, तो वो लोग ढूंढते रह गए। बाद में आए कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं हमने तो बताया भी था। अच्छा, आप देर में आए। अब वो जब आए, जब खत्म होने के कगार पे थे। तो मतलब इस तरह से लोगों को चाहिए। अच्छा, बस आप अच्छा उगा तो लो। लेने वालों की तो अच्छी खासी लाइन, बहुत लोग, हर आदमी चाहता है मैं बिना जहर का खाऊं। स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है आपके अनुसार, जैसे आपको 2-3 साल में आई है। शुरू में देखो, कोई भी नया काम आप नई चीज शुरू करोगे तो आपको थोड़ा सा तो उसमें एफर्ट करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक चीज़ और, जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, आप डेवलप भी कराते हैं ना फूड फॉरेस्ट जी। मुझे मुझे ये जानना है कि जैसे डेवलप करा रहे हैं वो मेजरली किसान हैं या जैसे फार्म हाउसेज में उद्योगपति होते हैं, सभी के फार्म होते हैं, वो ज़्यादा है? रेशो किसकी ज़्यादा है? ज्यादातर तो अब वो लोग हैं जो जिनके पास पैसा बहुत है और वो ढूंढ रहे हैं अच्छी चीजें, तो वो चाहते हैं कि अपनी जमीन में वो खुद से ऐसी चीजें डेवलप करा लें, अपने खेत में ऐसा फूड फॉरेस्ट करा लें जिसमें कोई जहर वहर ना डले, बिना केमिकल का हो। क्योंकि फल और सब्जियों में सबसे ज्यादा केमिकल डल रहे हैं आज की तारीख में। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे फल भी हमें अच्छे मिल जाएं और हमें अपनी सब्जियां भी अच्छी मिल जाएं। अब जैसे चलो फूड फॉरेस्ट है, अगर मान लीजिए मेरे खुद के फार्म पे मुझे एक दिक्कत आ रही है, मैंने फेंसिंग भी की हुई है, लेकिन फेंसिंग करने के बाद भी नीलगाय आती है, और नीलगाय इतनी रफ्तार से आती है कि अगर वो किसी चीज़ में टकराए तो तोड़ देती है, और तार क्या जो लोहे के एंगल्स भी लगाए हुए हैं उन्हें भी तोड़ देती है। अब कैसे इससे बचाव किया जाए? जंगली सुअर से कैसे बचाव किया जाए? जहाँ अगर बंदर हैं तो बंदरों से कैसे बचाव किया जा सकता है? इस प्रकृति में
सभी का अधिकार है, उनका भी कहीं ना कहीं अधिकार है। और ये जंगली जानवर तब हमारे जगह पे तब घुसते हैं जब हम उनकी जगह पे हमने कब्जा कर लिया। उनके लिए कोई जंगल नहीं बचे हुए हैं। अब अभी सारी जमीन में हमने खेती स्टार्ट कर दिया, जंगलों को खत्म कर दिया। जैसे हमारे यहाँ का मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, हमारे यहाँ जो हमारी खेत है, हमारा फूड फॉरेस्ट है, इसकी बाउंड्री पे हमने चारों तरफ ये नेपियर घास खूब बढ़िया उगा रखी है। अच्छा। क्योंकि ये नीलगाय वगैरह की प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है। अच्छा। लेकिन हमने ये देखा है अगर वो आते भी हैं तो उनको घास चारा तो चाहिए उन्हें। चारा अगर नहीं है तभी तो आपकी दूसरी चीजों पे अटैक करेंगी। तो हमारे यहाँ उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अगर अच्छा। उनको खाना भी है तो बहुत हमारे पास वो चारा बाउंड्री पे है, खाओ और निकल जाओ। तो वो अच्छा। हमारे फिर किसी भी फ्रूट्स को इसको हमने नहीं देखा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नुकसान हो। अपने हरा चारा सिर्फ नीलगाय के लिए लगा रखा है? अपनी गायों को भी खिलाते हैं और उनके लिए भी है। अच्छा। एक्स्ट्रीज है, मतलब फालतू है वो, बहुत ज्यादा लगा रखा है खूब। कि भाई अगर तुम्हें है तो बाहर से बाहर निकल जाओ, खाओ और तुम्हारा निकल खाना जाओ। हो गया। उसकी एक तरह से बैरिकेटिंग सी भी, एक बाउंड्री सी खड़ी हो गई। अभी आपने एक और बताया था कि बंदर की समस्या। हाँ जी, हाँ, बंदर की बताइए। बंदर की भी समस्या बताई, जंगली सुअर वगैरह की। हाँ जी। तो ये चीजें भी हैं, नुकसान भी करती हैं। तो बंदर के लिए तो जी आपको ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है ज्यादातर। जैसे आप कांटेदार, जैसे आप करौंदे की खेती कर सकते हैं, नींबू की कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे सीट्रस के और भी पौधे हैं, जैसे आपका किन्नू है, मौसमी है, इस तरह की चीजें। उनमें वो कम नुकसान करते तो वहाँ भी है लेकिन कम करेंगे। अच्छा, मेन बाउंड्री पे ये सारी चीजें होगा। बाउंड्री पे भी, अंदर भी खेती कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें। जैसे और कुछ चीजें ऐसी है जो जमीन में, जैसे हल्दी उगा सकते हो, अदरक उगा सकते हो, उनको वो कम नुकसान करते हैं। तो जैसे चलो किसान ने सारी चीजें कर ली है ना, और किसान ने पैसा भी कमाना शुरू कर दिया, लेकिन वो कब दिन आएगा जिस दिन कोई किसान अंबानी बनेगा, या कोई किसान अडानी बनेगा, या कोई किसान आनंद महिंद्रा बनेगा। इतना अमीर क्या कोई खेती से हो सकता है, या सिर्फ पैसे चलो कमा लिए, ठीक ठाक पैसे कमा लिए, ऐसा ही रहेगा? नहीं, ये आपका क्वेश्चन बढ़िया है। और इस तरह के किसान हैं। अच्छा। अभी भी किसान हैं इस तरह के, और ऐसा करा जा सकता है, बशर्ते कि आपको भी उसी टीम की तरह, आपको उसी तरीके से, जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे आपने अंबानी का नाम लिया, वो अकेले थोड़ी अपना सारा काम देख रहे हैं। आपको एक टीम डेवलप करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, उसी तरीके से आप कर सकते हैं, और लोग कर रहे भी हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जैसे कोई एक का नाम बताओ आप कि कौन? जैसे मेरे ध्यान में तो मेरे अच्छे परिचित भी हैं, एक रामशरण वर्मा जी हैं, केले की बहुत बड़े स्तर पर खेती करते हैं, करोड़ों में टर्नओवर है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने खेत पे ही हेलीपैड भी बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, वहाँ हेलीकॉप्टर उनके खेत पे उतर सकता है आने वालों के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो इतने बड़े स्तर पे खेती कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं। उनकी खेती मतलब मैं पर्सनली उनको जानता भी हूँ, मिला हुआ हूँ। उनकी खेती बड़े आदमी देखने आ रहे हैं फिर तो, अगर बिल्कुल बिल्कुल हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमें एक तो बार मिलना पड़ेगा। ऐसे भी शायद किसान हैं। अच्छा। आपको मिलना चाहिए कभी। अच्छे किसानों में से है, मतलब अच्छे पैसे वाले किसानों में से हैं। अच्छा अच्छा। जैसे अडानी अंबानी बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट में हैं, इस तरह से वो अच्छे किसानों में है। इस तरह के और भी बहुत सारे किसान हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो आपको वही बताऊंगा जिनसे मैं मिला हुआ। जैसे मैं भी फार्मिंग कर रहा हूँ, और उसमें अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं, और क्रॉप्स भी कई तरीके की है। तो फ्रूट्स को हटा के अगर बात करें हम, क्रॉप में मेन है शुगर केन। तो शुगर केन के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने 50% इंक्रीमेंट प्रोडक्शन में सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से देखा। एक तो क्रॉप रोटेशन हमने किया था कि जब 2 साल के बाद में वहाँ पे आपने गन्ना नहीं होगा ना 2 साल तक, साथ में आपने मल्चिंग, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं गन्ने की, वही निकाल के वहाँ पे डाल दी। इन 2 चीज़ों से हमारा प्रोडक्शन 50% बढ़ गया। एक तरीके से नेचुरल फार्मिंग ही हमने की, लेकिन उसमें जीव अमृत ये सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया। तो मल्चिंग और क्रॉप रोटेशन कितना इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? ये दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, दोनों चीज़ें जी। क्रॉप रोटेशन भी और मल्चिंग भी। मल्चिंग का तो सबसे बड़ा रोल है। प्राकृतिक खेती में तो मल्चिंग के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। मल्चिंग के बेनिफिट बताता हूँ मैं आपको। मल्चिंग करने से एक तो ये है कि आपकी जमीन ढक जाती है, वहाँ खरपतवार वाली समस्या फिर नहीं होगी। अगर आपकी अच्छे से मल्चिंग करी हुई है तो उसके नीचे नंबर 1 खरपतवार नहीं उगेंगे। दूसरी बात ये कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो अंधेरे में काम करते हैं, जो मल्चिंग के नीचे पूरे सक्रिय रहेंगे और पूरा काम करेंगे और पौधे को सब चीज़ उपलब्ध कराएंगे। तीसरी चीज़, उसके नीचे आपकी नमी बनी रहेगी।
मल्चिंग के नीचे आप सूखी मल्चिंग अगर आपके खेत में पड़ी है तो उसके नीचे आपकी नमी बनी रहेगी। खेत आपका दूसरी जगह से सूख भी जाएगा तो, लेकिन अगर आप उसके नीचे से उठाओगे तो आपको उसके नीचे गिल्ला मिलेगा हमेशा। ये आप वैसे भी ट्राई कर लेना, कहीं सूखी जमीन है और उसके ऊपर आप शाम के समय सूखा पत्ता थोड़ा सा डाल दे इकट्ठा करके, सुबह आके देखोगे तो उसे हटाओगे तो उसके नीचे आपको नमी मिलेगी। इसे बोलते हैं केश आकर्षण शक्ति। ये प्रकृति में से अपने आप नमी सोख के और उसको उपलब्ध करा देती है। उसके बाद क्या होता है, फिर जितना भी हमारा ये मल्चिंग का मटेरियल पड़ा हुआ है, धीरे धीरे ये कंपोस्ट होने के बाद खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको पेड़ा जो पेड़ होते हैं हमारे वो अपने आप ग्रेड कर लेते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। मतलब कि मैन्योर का भी फायदा हो गया अपना। और अच्छा खासा, मतलब कि मैन्योर के साथ में एक और चीज है, पानी होल्ड करने, मिट्टी भी उसके नीचे ना बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, सॉफ्ट रहती है, और पानी होल्ड करने की जो क्षमता है वो बहुत बेहतरीन है। उसको वापसा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, उसके नीचे नमी बनी रहती है, वापसा क्रिएट हो जाता है, यानी उसके अंदर हवा भी है, नमी भी है, पानी भी है, सब कुछ जी, जो पौधे को जरूरत है। अब इसमें जैसे आपने एक क्रॉप बताई थी पपीते वाली, है ना, मैंने कुछ पेड़ पपीते के बोए हैं ना। अच्छा। पपीता मैंने पहले नहीं बुआई की। इस पर मुझे एक दिक्कत बड़ी आ रही है, पेड़ पे फूल आ रहे हैं पपीते पे, अब एक पे तो आ रहे हैं एक एक, और एक पे आ रहे हैं बहुत सारे, ढेरों सारे। अब मैंने मेल और फीमेल का इसमें सुना है, मुझे पता नहीं है, तो कैसे मतलब कि पता करें और किस हिसाब से मेल और फीमेल का रहना चाहिए, और क्या स्टार्टिंग में ही कि पेड़ उग रहा है जब ही हम पता कर सकते हैं क्या? पपीते में मेल और फीमेल होता है, जो देसी वैरायटियाँ होती हैं। इसमें 10% खेत में आपके मेल पौधे भी होने चाहिए पोलिनेशन के लिए, तब आपकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी आएगी। और उनकी पहचान ये है, जिस पे ज़्यादा गुच्छों में फ्लावरिंग आई हुई है वो आपका मेल पौधा है, जिस पे एक बड़ मतलब अकेली कली है या दो हैं, तीन हैं, तो वो आपका मादा पौधा है। अच्छा, तो कहने का मतलब अब मुझे क्या करना होगा? जैसे मेरे पास तो अगर बहुत ज़्यादा है संख्या, मतलब 100 पेड़ अगर आपके पपीते के हैं और उनमें से 10 नर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो बहुत ज़्यादा हैं तो उनमें से कुछ को हटा सकते हो, उसकी जगह फिर आप नहीं, मेरे पास तो 4 हैं और 4 में से 3 पे ज़्यादा फल आ रहे हैं। 3 पे ज़्यादा फ्लावरिंग है। हाँ, ज़्यादा फ्लावरिंग है वो वाले 3 नर हैं, एक मादा है। पौधे के अंदर ये भी होता है कि नर का जो पौधा होता है नेक्स्ट ईयर में वो बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी दे देता है, और उसका जो फल होता है वो भी फल दे देता है, नर भी। नर के पौधे पे भी, उसमें भी थोड़े बहुत मादा के लक्षण होते हैं पेड़ में जरूर। अच्छा। तो वो अगर पहले साल फल नहीं दे रहा है नर का पौधा, तो अगले साल फल दे देगा, और उसका फल मादा वाले फल से ज्यादा स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। छोटा होगा फल थोड़ा सा, लेकिन स्वादिष्ट बहुत ज्यादा होगा। देता है फल, मतलब कि देता है। आप हमारी कुछ पुरानी वीडियोस या हमारे खेत में आप देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ ऐसे थे जो नर ने भी उसको दिया है। चलिए, ये अभी भी आपके पेड़ कितने बड़े हैं? पेड़ 8 फीट। अच्छा, ज़्यादा बड़े हो गए। अगर आप वो छोटे होते थोड़े से तो हम आपको एक और भी प्रयोग बता देते कि आप ना उनको बांदा में से उसका बर्ड्स निकाल, उसकी शाखा निकाल के थोड़ी सी, और उस पर ग्राफ्टिंग कर देते तो वो नर का पौधा भी मादा के रूप में परिवर्तित हो जाता। पपीते पे भी ग्राफ्टिंग हो जाती है? पपीते पे भी ग्राफ्टिंग हो जाती है, हमने खूब करी है, हमारे पास पुरानी वीडियोस हैं, उसकी बनी हुई भी हैं। और बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो नर के थे, हमने ग्राफ्ट कर करके उनको मादा, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी मादा के पौधे से, तो वो उसने भी फल दिया है, खूब बढ़िया दिया है, बहुत अच्छा फल दिया है। और उनका जो बीज तैयार हुआ है उसमें दोनों के लक्षण थे, उस बीज से जो पौधे तैयार करे गए उन पे सभी पे मतलब फल आया। क्या बात है, तो बहुत बेहतरीन बात है। कई सालों से एमएसपी के ऊपर बात चल रही है किसानों की, आप क्या क्या टेक है एमएसपी पे कि अच्छा है या बुरा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मेरा मानना तो ये है, अच्छा उगाओ, अच्छा खाओ और अच्छा खिलाओ और अच्छा प्राइस लो। प्रोडक्ट आपने तैयार किया है, उसका प्राइस भी आप ही तय करो। आप अपने प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करो ना, कि मेरा मैक्सिमम इतने का है, मैं तो इतने का एमआरपी जो जिसे बोलते हैं, मैं तो इतने का ही दूंगा आपको प्रोडक्ट। आपको अच्छा लगता हो तो लें, इच्छुक हैं लेने के लोग, बस आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान दो, तो आपका प्रोडक्ट आपकी मर्जी से बिकेगा जी। तो नहीं, एमएसपी जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी अपना एक पेन भी अगर वो तैयार कर रहा है तो उसका रेट अपना खुद का है ना। लेकिन किसान के साथ ऐसा नहीं हुआ आज तक। किसान के साथ तो हमेशा ये हो रहा है कि भाव कोई और तय करता है, जिन्हें उसके बारे में पता भी नहीं।
तैयार हम करते हैं फसल, भाव कोई और तय करता है। ऐसा क्यों है? अरे हमने बनाया है, रात दिन मेहनत करके हमने वो प्रोडक्ट उगाया है, अपना कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया है और हमारी मेहनत है उसमें, हमारा प्रयास है, तो उसका भाव भी हमें ही तय करना चाहिए। आप देख रहे गन्ना, जैसे गन्ने की हमारी बेल्ट गन्ने की है, ज़्यादातर गन्ना तैयार करते हैं। आपने पूरे साल मेहनत करके, पूरे परिवार ने पूरे साल मेहनत करके गन्ना तैयार किया, आपने फैक्ट्री में दे दिया। आपके गांव में मान लीजिए सेंटर लगा हुआ है, आपने वहाँ गन्ना तुलवा दिया तो मिल का हो गया ना। लेकिन सेंटर से भी जो मिल में गन्ना जाएगा ना, उसका भी किराया आपसे लिया जाएगा। क्यों? और जब तुल गया था आपका गन्ना, आपने तोल दिया ना, दे दिया ना उसको गन्ना, तो पैसा तुरंत क्यों नहीं? क्यों हमारा गन्ने का पैसा साल साल भर बाद मिलेगा या 2-2 साल बाद मिलेगा? क्यों? कोई फैक्ट्री है जिसमें गन्ना तैयार हो सके? कोई फैक्ट्री है जिसमें चावल तैयार हो सके, जिसमें गेहूं तैयार हो सके? यार ये चीज किसान के साथ बड़ी, इसमें बड़ा दुख होता है मुझे इस बात का कि जब कोई चीज हम खुद तैयार कर रहे हैं तो भाव भी हमारा होना चाहिए। बस हमें कोशिश ये रखनी है कि हम चीज अच्छी तैयार करें, जहर मुक्त तैयार करें, बिना जहर की हो, और वो हम तैयार करें, अच्छे से करें और अपने रेट पे बेचें। जैसे हम कर रहे हैं, हम अपने रेट पे देते हैं चीजें। हमारा लीची का अपना भाव है, हम तैयार अच्छी लीची तैयार करके देते हैं, अपना भाव है। उसके प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसका स्क्वैश तैयार करते हैं तो हमारा भाव है। हमने आम तैयार किया है तो हमारा अपना भाव है, अपने भाव से बेचते हैं। उसी तरीके से जो हम उसके उत्पाद बनाते हैं, अचार है तो हमारा भाव है, उसके जो हम बाकी प्रोडक्ट जो तैयार करते हैं उसका हम अपने भाव से बेचते हैं। तो रेट भी हमारा होना चाहिए। जी। और ऐसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं हो सकते। तो मेरा तो इसमें ये मानना है कि भाई हमें भाव भी हम किसान खुद तय करें। इससे अलग किस किस चीज़ की आप खेती करते हैं? फूड फॉरेस्ट तो हो गया, बहुत सारी चीज़ें। इससे अलग, मतलब फूड फॉरेस्ट से अलग थोड़ा सा हमारा 2-3 एकड़ और बचा हुआ है, जिसमें हम लोग धान की खेती करते हैं। धान में भी हम देसी वैरायटियाँ उगाते हैं, खुशबू वाली चावल है, तो जिसे देहरादूनी बासमती भी कहते थे। एक पाकिस्तानी बासमती होती थी जिसमें बहुत अच्छी खुशबू होती थी। उन चीज़ों की हम खेती करते हैं। और इसके अलावा ब्लैक राइस उगाते हैं, जो मणिपुर की वैरायटी है, चकाऊ के नाम से, जो डायबिटीज़ वालों के लिए भी अच्छा बताया जाता है। बहुत अच्छी वैरायटी है, उसकी खीर और खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। उसके अलावा गेहूँ उगाते हैं, देसी गेहूँ, बंसी एक वैरायटी होती है जो बहुत अच्छी, उसका आटा बनता है और बहुत अच्छी रोटियाँ बनती हैं। एक बार खाओगे तो फिर दूसरे आटे की रोटियाँ पसंद नहीं आएंगी, बहुत अच्छा वो करते हैं। उसके अलावा दलहन में दालें करते हैं, मूंग, मसूर और ये उड़द की और अरहर की भी थी पहले, तो अभी नहीं है इस समय। और इसके अलावा सरसों तेल, और इसके साथ साथ हम फूड फॉरेस्ट में ही फ्लावरिंग की भी खेती करते हैं। अच्छा। जैसे ग्लैडियोलस की और रजनीगंधा की। आजकल हमारा रजनीगंधा चला हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी के साथ साथ वो एक एडिशनल चीज़ें हैं जो मतलब साथ साथ पैसा दे रही है, ऐड ऑन कर देते हैं। ऐड ऑन कर रही हैं, बढ़िया। इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए अगर पेड़ लेके आते हैं और पेड़ की बुआई करते हैं, 80 से 90% ये देखने को मिलता है कि पेड़ हमने ले आया, हमें नहीं पता कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और वो 3 साल बाद जब देखते हैं तो लेके किन्नू का पौधा आया, निकलता माल्टा है, लेके माल्टा आया, निकल संतरा रहा है, लेके नाशपत्ती आया, निकल बब्बू गोसा रहा है, बब्बू गोसा लेके आए, निकल सेब रहा है। दूसरा अगर निकल भी रहा है, लेके बेहतरीन वाले वैरायटी लेके आए हैं। जैसे अगर मैं भी लेके आया था अनार, तो 5 पौधे सेम लेके आया था। एक पे इतना छोटा अनार आ रहा है, एक पे इतना मोटा अनार आ रहा है, एक पे बिल्कुल लाल आ रहा है, एक पे थोड़ा सा रंग वैसा है, एक का ऊपर से, तो पता नहीं चलता स्टार्टिंग पे। और किसान जो है उसको दिक्कत आती है, अच्छे रेट दे दिया लेकिन पता नहीं चलता। तो कैसे पता करें? फूड फॉरेस्ट के अंदर भी अगर डाल रहे हैं, बड़े लोग तो हमने वीडियोस की है, वो पूरे एकड़ है ना कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि भाई हमने टेस्ट करेंगे 3-4 साल पहले। लेकिन किसान बेचारा 1 एकड़ में कर रहा हो, क्या टेस्ट करेगा? कैसे करेंगे? ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आ रही है। नर्सरी वाले तो आपको अनाप शनाप कुछ भी पौधे आपको पकड़ा देंगे और आपको लेके आ जाओगे और लगा लोगे। हम भी इसके भुक्तभोगी हैं। लगभग 17 में हमने वो पेड़ मिले थे हमें अमरूद के, L49 के नाम से हमें पौधे मिले थे। लेकिन वो क्वालिटी हमने 8 साल बाद कुछ पौधे वो हटाने पड़े हमें, बहुत सारे पेड़ अपने 8 साल की मेहनत। हाँ, 8 साल तक पेड़ तो उन्होंने फल देना शुरू कर दिया था। तीसरे साल जो वैरायटी होनी चाहिए थी वो थी नहीं। अच्छा। और वो बहुत घटिया क्वालिटी का अमरूद था, मतलब हमें उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और जो वैरायटी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और तो मेहनत किसान कर लेता है। हम हर साल इंतजार करते रहे कि इस साल
अच्छा हो जाएगा, इस साल अच्छा हो जाएगा। 8 साल बाद हमें वो हटाना पड़ा, वो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमने तो अब ये कर रखा है कि बहुत सारे पौधे हम ऐसी विश्वसनीय जगह से लेके आए जहाँ की जो स्पेशल चीज़ है। जैसे अनार हम महाराष्ट्र से लेके आए थे, शरीफा वगैरह इस तरह की कई चीज़ें जो जहाँ की प्रसिद्ध हैं वहीं से लेके आए। केला है मैसूर से ही लेके आए। अब हम उनके पौधे अपने यहाँ तैयार खुद करवा रहे हैं। जैसे लीची हम मुजफ्फरपुर से शुरुआत में हमने मंगाई थी खुद, तो मुजफ्फरपुर की लीची है, अब उसकी प्लांट्स हमने आगे तैयार करवाए। आम की हम खुद से कहीं तैयार कर रहे हैं, अच्छी अच्छी वैरायटी लेके आए थे। तो ये धीरे धीरे हमें भी टक्कर लग के थोड़ी सी अकल आई इसमें, तो अब अपने पौधे ज़्यादातर तैयार कर रहे हैं। और जो फूड फॉरेस्ट हम तैयार करते हैं उनके लिए तो ज़्यादातर कोशिश रहती है कि हम अपने पौधे दें या कहीं विश्वसनीय जगह से ही पौधे वहाँ लगाते हैं, अगर बाहर से भी लेने पड़ जाएँ तो। और मैं किसानों से भी ये कहूँगा कि भाई अच्छी विश्वसनीय जगह से पौधे खरीदें और गारंटी लें उसकी। हाँ, ये है कि 5-6 साल बाद पूरी पता चले मेहनत कि हमने करके 5 साल मेहनत कर ली उस पेड़ को तैयार करने में, हमें अमरूद में 8 साल करनी पड़ी और उस 7-8 साल बाद हमें वो कटवाना पड़ा। मेहनत और वो लगाव भी हो जाता है। अब जब आप एक तैयार पेड़ को कटवाते हैं ना, दुख होता है, लगाव हो जाता है पेड़ से। पेड़ बच्चों की तरह पाले जाते हैं। जी जी जी। आजकल हाईटेक खेती भी चल रही है। हाईटेक खेती में पॉली हाउस हो गए, हाइड्रोपोनिक हो गया। हाइड्रोपोनिक में भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं और अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। नेचुरल फार्मिंग बेटर है या हाइड्रोपोनिक या पॉली हाउस बेटर है? नो डाउट नेचुरल फार्मिंग तो सबसे बेस्ट है। क्यों? हाइड्रोपोनिक भी एक ऐसा प्रचलन यहाँ कर दिया कि जैसे हमारे यहाँ ज़मीन ही ना हो। हमारे यहाँ काफ़ी ज़मीनें हैं जिसमें हम खेती कर सकते हैं, और हाइड्रोपोनिक तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप मतलब भर भर के जहर आपको शुरू से ही आपको उसमें केमिकल और जहर उसके पानी में ही आपको डाल के और वो तैयार करना है, और बहुत महंगी प्रक्रिया उसकी है, और एक बहुत महंगा जहर आपको एक तरह से परोसा जा रहा है। अच्छा। प्राकृतिक खेती का तो वो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। जो इस नाम पे बेचे जा रहे हैं कि ये प्राकृतिक हैं और हाइड्रोपोनिक से उगाए हुए हैं, वो नहीं है। वो तो पूरा प्योर जहर है। वो तो आप महंगा जहर पी रहे हैं। किस तरीके? थोड़ा सा डिटेल से इस पे। वो आप पानी में उगा रहे हैं तो सारे केमिकल्स आपको पानी के थ्रू ही, केमिकल्स और दवाइयाँ, उसको जहर जो है जिनको दवाइयों के नाम पे बेचे जाते हैं जहर, तो वो सब भी आपको शुरू में ही उसमें पानी में मिक्स करके वो उससे ही वो खेती तैयार की जाती है, और उसका एक जो माहौल होता है तैयार करने के लिए वो सब बहुत महंगा है। अच्छा। हाँ, तो वो और खतरनाक है बहुत ज़्यादा। अच्छा, खतरनाक भी है। वो महंगा जहर है बस। अच्छा। हाँ। और पॉली हाउस की बात करें, देखिए प्राकृतिक और अप्राकृतिक अंतर है ना। पॉली हाउस के अंदर आप एक तो बिना समय के सब्जियां उगाते हैं सिर्फ पैसे के लिए, तो उसमें क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि आपको ना तो डायरेक्ट धूप मिल रही है, और वो प्राकृतिक खेती तो बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक खेती तो आप जो प्रकृति में बिल्कुल सीधी धूप पड़ रही हो, सीधी बरसात पड़ रही हो, उस तरीके से। वहाँ तो सब चीज़ आप कृत्रिम तरीके से उगा रहे हैं और बेमौसम उगा रहे हैं। जी जी। ऊपर वाले ने मौसम के हिसाब से हमें सब्जियां और फल दिए हैं। जैसे तरबूज है, आप उसको गर्मी के लिए, गर्मी का फल है, आप खाते हैं लोग, वो अभी शौक से सर्दियों में भी खाते हैं, लेकिन वो उसी हिसाब से हमें प्रकृति ने प्रदान की हैं चीजें, और जहां के लिए जो चीज चाहिए वो वहीं उगाई है। ये भी एक चीज है, तो उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ करना मुझे उचित नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि ये पॉली हाउस वाली खेती भी बहुत महंगी खेती है, और ये भी जी जी जी। आम किसान के बस का नहीं है जी। और ये उसमें भी केमिकल्स और जहर अंदर काफ़ी पड़ते हैं, और मिट्टी की जगह भी उसमें मैंने और चीज़ें इस्तेमाल करके तब उसको करते हैं। तो धन्यवाद श्याम जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। और अगर कोई भी कमेंट या आगे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए अगर ऐसा हुआ तो हम फिर दोबारा ऐसे सारी डिटेल्स के लिए जो भी बची होगी उनके लिए पॉडकास्ट करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी जी, आपने हमारा ये प्रोग्राम किया।